हाय गाइस, आज हम बात कर रहे हैं अंगूर के बारे में और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तेजा एजुकेशन हब। आज हम बात करेंगे अंगूर के बारे में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अंगूर का पूरा पोर्शन आप करेंगे यहाँ पे अंगूर का, और आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बॉटनिकल नेम। तो अंगूर का जो बॉटनिकल नेम है वो है विटिस विनीफेरा। अंगूर का जो बॉटनिकल नेम है वो है विटिस विनीफेरा। अब फैमिली की बात की जाए तो जो अंगूर की जो फैमिली है वो है विटेसी फैमिली, या कुल भी बोल सकते हैं, फैमिली बोल सकते हैं, वो है विटेसी। क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे आते हैं 38। कहीं कहीं आपको एनसीईआरटी में 40 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 38 राइट है। यदि 38 ऑप्शन में नहीं हो तो आप 40 वहाँ पे टिक कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आप देख रहे हो ओरिजिन पैलेस। जो इसका अंगूर का जो ओरिजिन पैलेस है, यानी उसका जन्म कहाँ हुआ अंगूर का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो जन्म है वो है ब्लैक, जो जन्म हुआ है वो ब्लैक कैस्पियन सागर। कहाँ पे? ब्लैक कैस्पियन सागर या आर्मेनिया। इसकी जो ओरिजिन पैलेस की बात की जाए तो ब्लैक कैस्पियन सागर या आर्मेनिया, राइट। अब अगला पोर्शन है फ्रूट टाइप, यानी इसका जो अंगूर का जो फल है वो किस प्रकार का होता है। तो जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है सरस या बेरी, यानी जो इसका फ्रूट टाइप होता है वो सरस या बेरी होता है। अब बात करते हैं इडिबल पार्ट, यानी अंगूर का कौन सा पार्ट है जो खाने के काम आता है। इडिबल पार्ट का मतलब होता है जो खाने योग्य भाग अंगूर का कौन सा है। तो आप अंगूर आपने खाए भी होंगे, तो आप देख रहे हो कि अंगूर का पूरा भाग खाते हैं, यानी पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। ये क्या है? पेरिकार्प पर प्लेसेंटा क्या है? खाने योग्य भाग है। इसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ के कुछ अंगूर के बारे में जनरल बेसिक नॉलेज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेन सोर्स, यानी जो अंगूर है उसका किस किस का मेन सोर्स है। तो मेन सोर्स की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट। अंगूर में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी 78%। इसके बाद बात की जाए तो इसमें विटामिन बी भी ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन बी। तो ये मेन सोर्स किसका हो गया? कार्बोहाइड्रेट प्लस विटामिन बी का। आगे आप यहाँ पे देख रहे हैं विटीकल्चर। जब आप अंगूर की खेती का अध्ययन करेंगे, यानी अंगूर की खेती का अध्ययन करना विटीकल्चर कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अंगूर की खेती का अध्ययन, यानी अंगूर की खेती का जो अपन अध्ययन करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? विटीकल्चर, राइट। और इनोलॉजी, यहाँ पे क्या है, जो अपन शराब बनाते हैं, शराब बनाने की जो स्टडी है, यानी शराब बनाने का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं इनोलॉजी, यानी शराब बनाने का अध्ययन। यदि अपन शराब बनाने का जो अध्ययन या स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे उसको बोलेंगे इनोलॉजी। क्या बोलेंगे? इनोलॉजी। तो आप यहाँ पे आगे देख रहे हैं शुगर का जो परसेंटेज है वो अंगूर में कितना होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। तो जो फ्रुक्टोज होती है वो 7 से 21% होती है, और जो ग्लूकोज होती है वो 8 से 30% होती है, 13। ओके। यहाँ पे आप एसिड देख रहे हो, तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है अंगूर की बात की जाए तो अंगूर में वैसे तो बेसिकली 3-4 एसिड पाए जाते हैं, लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एसिड है जो हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, यानी अंगूर में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है? तो वो है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्ट्रिक एसिड। ये पतझड़ी पौधा है, पतझड़ी पौधा है। कैसा पौधा है? पतझड़ी।
और सदाबहार होने के कारण वर्ष में 2 बार फल देता है। ये सदाबहार होने के कारण वर्ष में कितनी बार फल देता है? 2 बार। लेकिन इसमें जो पहली बार फलन होता है वो कब होता है? 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद क्या होता है? पहली बार फलन। यानी जब पौधा 3 साल का हो जाएगा तो पहली बार क्या देगा? फल देगा, राइट। अब बात करते हैं भारत में आगमन की। ये अंगूर है जो भारत में कब आया, इसकी भारत में आगमन कब हुआ? तो इसका आगमन हुआ था, वो हुआ था 13वीं शताब्दी में, यानी 13वीं सेंचुरी के अंदर अंगूर भारत में आया। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे TSS यानी टोटल सोल्यूबल सॉलिड। अंगूर के अंदर टोटल सोल्यूबल सॉलिड कितना परसेंटेज पाया जाता है और कितना परसेंटेज में वाटर पाया जाता है। तो आप यहाँ पे सामान्य अंगूर की बात कीजिए कर रहे हो तो उसमें होता है 15 से 18% TSS, और यदि आप किस्मस की बात करोगे तो वहाँ पे होगा 22 से 23%। यदि आप रेड वाइन अंगूर की बात करोगे तो वहाँ पे होगा 24 to 25%। ये तो अलग अलग यदि आपको एग्ज़ाम में पूछे तो, यदि आपको अलग अलग एग्ज़ाम में नहीं पूछे, यदि सीधा पूछ ले आपको TSS ऑफ ग्रेप्स तो आप सीधा आंसर दोगे क्या? 20%, राइट। अब अपन देख रहे हैं इससे अगला। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इससे अगला यहाँ पे क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्लाइमेट यानी अंगूर कौन से क्लाइमेट में ग्रो हो सकता है। तो क्लाइमेट की बात की जाए तो यहाँ पे है सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण, या फिर ट्रॉपिकल शीतोष्ण। यदि ये दोनों ऑप्शन में हो तो आपको टिक किसको करना है? आप टिक करोगे सब ट्रॉपिकल को, राइट। और ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आप लिखोगे सब ट्रॉपिकल। यदि टेम्परेचर की बात की जाए तो वैसे तो ये ट्रॉपिकल है और सब ट्रॉपिकल है तो बहुत गर्मी तक भी सहन कर लेगा, लेकिन ये जी एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए जिसमें उसका फ्रूटिंग फ्लावरिंग सब हो जाए तो वो एवरेज टेम्परेचर रहता है इसका 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अपन बात करें डिस्टेंस की, यानी कितने डिस्टेंस पे अंगूर का पौधा लगाया जाता है। तो 3 मीटर इंटू 3 मीटर, यानी 3 मीटर क्या होगा? 3 मीटर जैसे मान लो यहाँ पे पौधा है और अगला भी यहाँ पे पौधा होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसके डिस्टेंस ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर, यानी आसपास जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 3 मीटर्स की होगी। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे रोपण का समय। जब रोपण करते हैं यानी प्लांटिंग करते हैं तो उसका समय क्या रहता है? तो वो अक्टूबर माह में रहता है। क्या रहता है? अक्टूबर मंथ। कौन सा मंथ? अक्टूबर। यदि अपन कटाई सट्टा की बात करें, यानी कटाई सट्टा का मतलब होता है प्रूनिंग। कटाई सट्टाई का मतलब क्या होता है? प्रूनिंग। यदि अपन प्रूनिंग की बात की जाए तो देखो प्रूनिंग 2 तरह की होती है। 2 तरह की मतलब साउथ में अलग और नॉर्थ में अलग, यानी साउथ इंडिया की अलग बात होती है और नॉर्थ इंडिया में अलग होता है। यानी अब उत्तरी भारत की बात की जाए तो जो उत्तरी भारत में जो अपन प्रूनिंग करते हैं वो कौन से मंथ में करते हैं और जो दक्षिण भारत में करते हैं वो कौन से मंथ में करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि उत्तरी भारत में जो प्रूनिंग करते हैं वो अपन करते हैं यहाँ पे दिसंबर, यहाँ पर जनवरी माह में, राइट। लेकिन दक्षिण भारत में 2 टाइप की प्रूनिंग होती है। एक तो प्रूनिंग होती है अप्रैल माह में, एक कब होती है? अप्रैल माह में, और एक होती है अक्टूबर माह में, राइट। तो अब देखो अप्रैल माह में होगी उसमें क्या होगा और जो अक्टूबर माह में होगी उसमें क्या होगा। तो जो अप्रैल माह में होगी उसमें क्या होगा? जो जैसे ये पौधा है, मान लो ये अंगूर का पौधा है, ये नीचे जड़ें हैं और ऊपर जो शाखाएं आ गई, यहाँ पे अंगूर है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अक्टूबर माह में जो प्रूनिंग करेंगे अपन, उसमें क्या होगा? जो नीचे का पोर्शन होगा, नीचे की शाखाएं होगा, नीचे की जो शाखाएं होगी उनमें जो प्रूनिंग होगी, उनमें कटाई सटाई होगी, वो की जाएगी अप्रैल माह में। कब की जाएगी? अप्रैल माह में। इसलिए इसको बोलेंगे फाउंडेशन या आधार। फाउंडेशन या आधार बोल दो, यहाँ पर इसको बोल देंगे बैक प्रूनिंग। फाउंडेशन, आधार या
बैक प्रूनिंग। अब इसके बाद यदि अपन बात करें अक्टूबर में, तो अक्टूबर में क्या होता है, जब इसकी फ्रूटिंग हो जाती है तो फ्रूटिंग की क्या होता है, जब फ्रूटिंग ज़्यादा हो जाती है तो फ्रूटिंग को भी प्रूनिंग करनी पड़ती है, ताकि फ्रूटिंग जब फल ज़्यादा हो जाएंगे तो फल ज़्यादा होंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाई। इसमें से आधे फल को वहाँ से तोड़ना होता है अलग अलग वेराइटी के अंदर, किसी में कितने किसी में कितने, ठीक है। तो जब अपन प्रूनिंग करेंगे तो उसको वो अक्टूबर माह में होगी, उसको बोलेंगे फ्रूटिंग या फॉरवर्ड। तो यहाँ पे बोलेंगे फ्रूटिंग या फॉरवर्ड प्रूनिंग। सॉरी, अपन पढ़ेंगे कलम लगाने का समय। तो अंगूर में जो कलम लगाने का जो समय होता है वो होता है अक्टूबर मंथ। कौन सा मंथ? अक्टूबर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे नोट देख रहे हैं, फलों का आकार बढ़ाने के लिए जो फ्रूट होते हैं उनका जो आकार को, साइज़ को ग्रोथ करने के लिए जिब्रेलिन एसिड, किसका? जिब्रेलिन एसिड का 100 से 150 ppm यूज़ किया जाता है। यानी 100 से 150 ppm यूज़ का छिड़काव करते हैं, जिससे फलों का ग्रोथ क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे देखो अगला है संकरण के लिए उपयुक्त किस्म, यानी ऐसी कौन सी वैरायटी है जो संकरण के लिए उपयुक्त रहती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो उपयुक्त वैरायटी है वो है विटिस रुटेंडिफोलिया। जो विटिस रुटेंडिफोलिया जो स्पीसीज़ है वो संकरण के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। संकरण के लिए क्या होती है? वो उपयुक्त होती है, यानी बेस्ट होती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आगे एरिया एंड प्रोडक्शन की। यदि अपन एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें तो देखो एक प्रोडक्शन होता है और एक प्रोडक्टिविटी होता है, दोनों में रात दिन का फर्क होता है। अपन यदि बात करें प्रोडक्शन की यानी उत्पादन, और प्रोडक्टिविटी की बात होती है तो वहाँ आता है उत्पादकता। यदि अपन विश्व के अंदर इसकी अंगूर की जो प्रोडक्टिविटी की बात करें, ये प्रोडक्शन की बात करें, तो प्रोडक्शन में नंबर पहले पे कौन है? इटली, ठीक है। और यदि भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है जो वो है सेकंड। कौन सा स्थान है? सेकंड। और यदि भारत में प्रोडक्शन की बात करें तो भारत में पहले नंबर पे कौन है? कौन सा स्टेट है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती की जाती है। और यदि राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान का गंगानगर ज़िला, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती की जाती है। यदि ये बात थी उत्पादन की, यदि उत्पादकता की बात की जाए तो विश्व में यदि उत्पादकता की बात की जाए तो भारत पहले नंबर पे है। यानी जितने क्षेत्रफल में अंगूर बोया जाता है तो उस क्षेत्रफल का यदि एवरेज देखा जाए तो भारत में जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्टिविटी है वो बाकी कंट्रीज़ के अलावा क्या है? ज़्यादा है। कितनी है? तो यहाँ पे देखो 16.95 यानी 16.95 टन प्रति हेक्टेयर, यानी 16.95 टन प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो किसका है? इंडिया देता है। किसको? विश्व को। ये तो बात हुई एरिया एंड प्रोडक्शन की। अब अपन यहाँ पे देखेंगे अगला फ्लावर एंड फ्रूट, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसका जो पुष्प क्रम है या इनफ्लोरोसेंस है वो क्या कहलाता है? तो जो अंगूर का जो इनफ्लोरोसेंस है या जो इसका जो पुष्प क्रम है वो पेनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेनिकल कहलाता है। अब देखो इसमें परागण की बात आए तो ये परागण दो टाइप का होता है, यानी इसमें दो स्पीसीज होती है, इसमें अलग अलग होता है। एक में सेल्फ पोलिनेशन होता है और एक में क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो सेल्फ पोलिनेशन किस में होता है? तो आप देख रहे हैं विटिस विनीफेरा। विटिस विनीफेरा में तो क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरी स्पीसीज है वो है विटिस रुटेंडिफोलिया। तो जो विटिस विनीफेरा है उसमें तो सेल्फ पोलिनेशन होगा और जो क्रॉस पोलिनेशन है वो विटिस रुटेंडिफोलिया में होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो आप जो यहाँ पे जो सेल्फ पोलिनेशन होता है किसमें? विटिस विनीफेरा में।
रीजन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन क्यों होता है, क्या रीजन है कि सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पुष्पक्रम होता है उस पर एक टोपीनुमा क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टोपीनुमा आवरण, टोपीनुमा आवरण पाया जाता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलीपत्रा। ये कैलीपत्रा उपस्थित होने के कारण अंगूर की जो स्पीसीज विटिस विनिफेरा है उसमें सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। राइट, आगे बात करेंगे हम फ्लावरिंग की, यानी जो उसमें फूल आते हैं वो कौन से मंथ में आते हैं। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ इंडिया की अलग है, साउथ इंडिया का भी अलग है। यदि नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो इसका जो फ्लावरिंग होती है वो होती है आपकी फरवरी मार्च में। कब होती है, फरवरी मार्च में। और यदि अपन साउथ इंडिया की बात करें यहाँ पे तो इसके देखो साउथ इंडिया में दो तरह की होती है, एक तो जून जुलाई में और एक आपका होता है नवंबर दिसंबर में। राइट, यानी इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो दो टाइप की होती है, यानी दो बार आती है। नॉर्थ की बात करें तो फरवरी मार्च और साउथ की बात करें जून जुलाई या फिर नवंबर दिसंबर। यदि अपन पकने के आधार पर बात करें तो पकने के आधार पर ये फल कैसा है, तो ये नॉन क्लाइमेट्रिक है। नॉन क्लाइमेट्रिक से मतलब क्या है, यानी इस प्रकार के फल जो तोड़ने के बाद पकते नहीं है। यदि कच्चे फल को तोड़ दिया तो वो कच्चा ही रह जाएगा, यदि पक्के को तोड़ा तो वो पक्का रहेगा, यानी वो होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। राइट, और फूल से फलन बनने में जो टाइमिंग होती है वो होती है 3 से 4 माह की, यानी जो अंगूर में जो फूल से फल बनता है उसमें 3 से 4 माह का टाइम लगता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रवर्धन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रवर्धन, जो इसको प्रवर्धन है या प्रोपोगेशन है वो किससे होता है, तो वो उससे होता है हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग क्या होती है, जैसे मान लो जैसे ये किसी की कटिंग ले ली, ये जैसे मान लो किसी का है पौधा, इस कटिंग ले ली, रूट स्टॉक ले लिया और अच्छी वैरायटी उसका ऊपर का पोर्शन ले लिया यहाँ से कटिंग करके और इसको इसके अंदर चढ़ कर दिया और यहाँ पे जो मीडियम वो मीडियम वर्क देता है, जिससे क्या होता है ये आगे नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, और जो प्रवर्धन है इसकी जो टाइमिंग क्या है और साथ ही साथ इसमें किसका यूज़ किया जाता है, इसकी जो टाइमिंग रहती है वो रहती है नवंबर दिसंबर की, यानी नवंबर दिसंबर माह के अंदर इसका प्रोपोगेशन किया जाता है, यानी प्रवर्धन किया जाता है। और यहाँ पे आप देखिए इसमें यूज़ किया जाता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड यानी IBA, कितना यूज़ करते हैं 2000 ppm, यानी 2000 ppm IBA का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसमें, जब इसको हार्डवुड कटिंग को अपन प्रोपोगेशन में काम लेते हैं तब। इसके बाद आप देख रहे हैं क्षारीय मृदा प्रतिरोधी मूलवर्त, यानी बेसाल्ट सोयल जो रेसिस्टेंट जो रूट स्टॉक है उसकी हम बात कर रहे हैं, यानी ऐसे ऐसे रूट स्टॉक है जो जैसे ये रूट स्टॉक है तो इसको हमने काम ले लिया तो ये साल्ट रेसिस्टेंट या निमेटोड रेसिस्टेंट या कुछ डिजीज रेसिस्टेंट होगा तो इसमें डिजीज नहीं लगेगी और इसमें लवणीय मृदाओं में भी हो जाएगा, तो इससे नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ऊपर आराम से फ्लावरिंग और अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डोगरीज, तो जो डोगरीज है रूट स्टॉक उसकी क्या खास विशेषता है, तो ये निमेटोड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये निमेटोड लवण निमेटोड प्रतिरोधी भी है, लवण प्रतिरोधी भी है और इसमें एक डिजीज होती है फाइलोक्सेरा डिजीज रेसिस्टेंट, यानी जो डोगरीज रूट स्टॉक है वो निमेटोड लवण एंड फाइक्लोसेरा डिजीज रेसिस्टेंट होता है। अब डोगरीज के बाद हम बात करें अगले रूट स्टॉक की, तो अगला रूट स्टॉक आता है अपना यहाँ पे साल्ट क्रीक। यदि अपन साल्ट क्रीक की बात की जाए तो साल्ट क्रीक क्या होता है, ये साल्ट क्रीक होता है वो होता है साल्ट रेसिस्टेंट यानी लवण रेसिस्टेंट, साल्ट रेसिस्टेंट साल्ट रेसिस्टेंट क्या है, ये रूट स्टॉक है, साल्ट रेसिस्टेंट रूट स्टॉक।
राइट। इसके बाद देखो 16-13 रूट स्टॉक, 16-13 रूट स्टॉक है, ये भी साल्ट रेसिस्टेंट, निमेटोड रेसिस्टेंट, बाकी सब इसमें फीचर्स पाए जाएंगे। लेकिन ये नॉर्मली कौन सी वैरायटी के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें देखो दो वैरायटी है। एक तो वैरायटी है वो थॉमसन सीडलेस, और एक वैरायटी है अनाबेसाई, अनाब ए साई। ये जो अनाबेसाई वैरायटी है सबसे ज़्यादा फैलने वाली वैरायटी, यानी सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली वैरायटी है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो दोनों वैरायटियाँ हैं उनमें जो रूट स्टॉक जनरली यूज़ किया जाता है वो 16-13 यूज़ किया जाता है। कौन सा? 16-13, राइट। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे टेम्पल रूट स्टॉक। कौन सा? टेम्पल रूट स्टॉक। तो यहाँ पे आप देखिए कि टेम्पल रूट स्टॉक है, इसमें ऐसी क्या खास विशेषता है, तो ये होता है सेदन रोग। कौन सा रोग? सेदन रोग, यानी एक सेदन डिजीज होती है, उसका क्या होता है, ये रेसिस्टेंट होता है। यानी जो टेम्पल रूट स्टॉक है वो सेदन रोग रेसिस्टेंट होता है। और ये जनरली कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये जनरली यूज़ किया जाता है साउथ इंडिया में, यानी दक्षिणी भारत में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं 110R, ये सूत्रकृमि एवं लवण प्रतिरोधी। ये भी क्या है? सूत्रकृमि एंड लवण प्रतिरोधी। ये भी क्या है? सूत्रकृमि एंड लवण प्रतिरोधी है। इसके बाद देखो और भी रूट स्टॉक है, जैसे सोलोनेस 16-16, 16-19, टेल्पी 5A, यहाँ पे 5 है, राइट, 5A। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? उसको ट्रेन किया जाता है, यानी अंगूर का जैसे पौधा है उसको किस तरह से ट्रेनिंग करें, यानी किस तरह को ट्रेन करें ताकि वो क्या हो कि अच्छी ग्रोथ दे, अच्छी अपन को उपज दे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो हेड सिस्टम यानी शीर्ष विधि, ये शीर्ष विधि है, उसको हेड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें जो उपज होती है वो क्या होती है? कम होती है, यानी उपज इस मेथड के अंदर जो उपज होती है वो क्या होती है? कम होती है। उपज कम, और ये उपज कम होगी तो ये सरल विधि होगी, सीधी सी बात है, सरल एंड कम खर्चीली। सरल होगी तो कम खर्चीली होगी, क्या होगी? कम खर्चीली, राइट। उपज कम होगी और सरल होगी और तो कम खर्चीली होगी। इसके बाद ये वैरायटी देखो किस वैरायटी के लिए काम ली जाती है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये वैरायटी है वो ब्यूटी सीडलेस, यानी यहाँ पे जो ये वैरायटी ब्यूटी सीडलेस एंड परलेट वैरायटी। और ये जो ये ट्रेनिंग सिस्टम हेड सिस्टम है, ये ब्यूटी सीडलेस एंड परलेट वैरायटी के लिए काम में ली जाती है, और ये भी मुख्यतः कहाँ पे? महाराष्ट्र में यूज की जाती है, राइट। इसके बाद आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पे निफिन मेथड। तो इसको 4 भुजाओं वाली विधि भी कहते हैं, इसको 4 भुजाओं वाली विधि, इसको क्या कहते हैं? 4 भुजाओं वाली विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी 4 भुजाओं वाली विधि, राइट। अगला आप ये देखिए यहाँ पे, ये 4 भुजाओं वाली विधि तो हो गई, लेकिन इनका जो ये जो ट्रेनिंग मेथड है ये किस में यूज़ किया जाता है? इसका जो ट्रेनिंग मेथड है वो किस में यूज़ किया जाता है? इसकी जो थॉमसन सीडलेस एंड परलेट वैरायटी, ये भी थॉमस सीडलेस एंड परलेट वैरायटी के लिए यूज़ की जाने वाली वैरायटी है, राइट। और इसका नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? उत्तरी भारत में। कहाँ पे? उत्तरी भारत में, राइट। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे टेलीफोन। देखो टेलीफोन का मतलब क्या है? आपने कभी जब पहले टाइम आपने देखा होगा टेलीफोन, जैसे यहाँ पे एक पोल होता है, एक यहाँ पे पोल होता है, इसके ऊपर जैसे ऐसे मान लो टेलीफोन की तार आती है, ठीक है, ऊपर से,
और इस तार के माध्यम से अपन बात करते थे पहले, ठीक है। तो वैसे वैसे ही टेलीफोन, यानी यहाँ पे अंगूर बो दिया और अंगूर की जो ये ऊपर की जो फ्रूटिंग हो रही है उसको यहाँ पे शाखा को डाल दिया, इसकी यहाँ शाखा को यहाँ डाल दिया, तो आराम से ऊपर फ्रूटिंग हो जाती है, ठीक है। इसको बोला टेलीफोन मेथड। यानी ये निफिन जो मेथड है, निफिन मेथड का कैसा रूप है, निफिन मेथड का ये शुद्र रूप है। यानी ये निफिन मेथड का शुद्र रूप है। यानी जो ये टेलीफोन मेथड है, ये निफिन मेथड का कैसा है, शुद्र रूप है, राइट। इसके बाद आप देख रहे हैं जो ये टेलीफोन विधि है, इसमें जो लागत और लाभ, जैसे लागत और लाभ का जो रेशियो है वो कितना रहता है, लागत रेशियो लाभ, ठीक है। तो इसमें यदि आप 1:1.71 रहता है, यानी यदि आप इसमें 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो आपको 1.71 रुपये का लाभ होगा, यानी मतलब अर्निंग होगी आपको, राइट। अर्निंग होगी तो आपको 0.71 का लाभ हो जाता है। यानी आप 100 रुपये लगा रहे हो तो आपको 171 रुपये मिल रहे हैं उसमें से, तो आपका नेट 71 रुपये का क्या यहाँ पे प्रॉफिट है, राइट। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें कौन सी वेराइटी यूज़ कर लेते हैं, इसमें अभी देखो थॉमसन सीडलेस, एंड परलेट वेराइटी। इसमें भी थॉमस सीडलेस एंड परलेट वेराइटी का यूज किया जाता है, और ये वेराइटी है नॉर्मली साउथ इंडिया में अपनाई जाती है। कहाँ पे, साउथ इंडिया में, राइट। इसके बाद अगली अपन इसका जो ट्रेनिंग का जो मेथड है वो अगला अपन ट्रेनिंग का मेथड यहाँ, अगला जो मेथड है यहाँ पे बोवर मेथड या पंडाल विधि। इसके भी अलग अलग नाम है, इसका नाम क्या क्या नाम बता रहा हूँ आप देख रहे हो यहाँ पे। इसको मंडप के नाम से भी जाना जाता है, मंडप, शादी में जो मंडप सजता है वो मंडप। इसको परगोला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको मंडप भी बोलते हैं, इसको परगोला भी बोलते हैं, और इसको वायर मेथड भी बोलते हैं। यानी परगोला मेथड, वायर मेथड एंड मंडप मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट। सबसे अधिक उपज की बात की जाए तो वो इससे प्राप्त होती है, कौन से मेथड से, पंडाल मेथड ट्रेनिंग से। यानी सबसे अधिक उपज, राइट। ये सबसे अधिक उपज आपको यदि चाहिए तो आपको कौन सी बोवर या पंडाल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें लागत और लाभ का जो रेशियो है वो कितना रहता है, लागत रेशियो लाभ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें जो 2.09 कितना रहता है, 2.09। यानी आप इसमें यदि 100 रुपये लगा रहे हो तो आपको 209 रुपये मिलेंगे, यानी आपको टोटल 109 रुपये का सीधा बेनिफिट है, दिख रहा है ना। और ये जो वैरायटी है ये कौन सी, ये जो मेथड है कौन सी वैरायटी के लिए यूज किया जाता है, तो ये था अनाब साई के लिए। किसके लिए, अनाब ए साई। और ये जो अनाब ए साई वैरायटी है, अनाब ए साई जो वैरायटी है, यानी जो किस्म है अनाब ए साई, ये सबसे ज़्यादा, ये क्या है, सबसे ज़्यादा फैलने वाली, फैलने का मतलब है ग्रोथ करती है, क्या करती है, ग्रोथ, क्या करती है, ग्रोथ करने वाली, फैलने वाली। यानी सबसे ज़्यादा फैलने वाली या ग्रोथ करने वाली विधि कौन सी है, तो अनाबे साई। अब यहाँ पे कुछ अदर मेथड भी है, जैसे ट्रेलिस मेथड, कॉर्डोम मेथड। यदि आपको कभी एग्जाम में पूछ ले कि कॉर्डोम मेथड या ट्रेलिस मेथड कौन सी क्रॉप्स या कौन से फ्रूट से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे ग्रेप्स करके आओगे, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं शराब का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे जो फ्रूट या क्रॉप है किस किस से वो प्राप्त होती है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखो शराब, सफ़ेद शराब, विस्की, ग्रेप वाइन या लाल शराब, जो इनका जो निर्माण होता है सबका, वो किससे होता है, अंगूर से। और अंगूर क्या है, एक फ्रूट है, तो अंगूर से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं साइडर, जो साइडर है तो सीधी सी बात है अपने यहाँ पे देख रहे हैं साइडर, तो साइडर का जो
साइडर शराब होती है, यानी ये पेय पदार्थ होता है। यहाँ पे आप शराब लिख दो, यहाँ पे आप पेय पदार्थ भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे पेय पदार्थ, ठीक है। तो शराब या जो पेय पदार्थ है साइडर, उसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? सेव। सेव क्या है? एक प्रकार का फ्रूट है। किससे? फ्रूट से। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे पेनी। तो ये पेनी किससे बनता है? ये बनता है काजू से। ये भी क्या है? एक प्रकार का फ्रूट है, काजू हो गया। अब देखो यहाँ काजू के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे फैनी, आपका ये फैनी हो गया। इसके बाद आप देखो ताड़ी। ताड़ी के लिए क्या होता है यहाँ पे? आप ताड़ी के लिए यहाँ पे है नारियल प्लस खजूर, यानी ताड़ी का जो निर्माण होता है वो नारियल और खजूर से होता है। यानी ताड़ी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? नारियल और खजूर से होता है। और बात करते हैं नीरा। नीरा भी एक पेय पदार्थ है जिसका निर्माण होता है पाम वृक्ष से। कौन से वृक्ष से? पाम वृक्ष। तो यहाँ आप जैसे यहाँ पे देखो फ्रूट लिखा है, क्रॉप लिखा है, तो आप यहाँ पे प्लांट भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो प्लांट कैसे? क्योंकि पाम वृक्ष हो गए, यहाँ पे ये क्या है? प्लांट है, राइट। इसके बाद आप देख रहे हो बियर। जब बियर की बात की जाए तो बियर का निर्माण होता है वो किससे होता है? बारले, जो प्लस जवार। किससे? जो प्लस जवार से। और यहाँ पे ब्राउन बियर की बात आ जाए तो ब्राउन बियर का जो निर्माण होता है वो होता है बाजरा से। किससे होता है? बाजरा से, राइट। तो आज तक अपने इतना पढ़ लिया, अपन कल इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसकी जो अंगूर की जो वैरायटी है, वैरायटियों के बारे में, और उनके मेन जो डिजीज़ और मेन जो इंसेक्ट है उनके बारे में अपन कल सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और दोस्तों को विदा दीजिए।